सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर फीसेस एक्सक्रीशन नहीं होगा तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्दी नहीं रहेगा एंड हमारा एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे डिजीजेस होने के चांसेस है, लाइक कैंसर होने के चांस है, कोलोन कैंसर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कॉन्स्टिपेशन इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज। जो भी अच्छे से फाइबर्स नहीं खाते हैं एंड मैदा प्रोडक्ट्स खाते हैं, या कोई डिजीज की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है समटाइम्स, लाइक हार्मोन की इश्यूज से भी होता है, लाइक हाइपोथायराइड में भी प्रॉब्लम होती है ये, अगर डाइट थोड़ा भी गड़बड़ हो। सो फीसेस इन बॉवल मूवमेंट क्या है? सो फीसेस इज व्हाट, जो भी वेस्ट बचा बॉडी में, जो भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ, दैट विल बी become feces. So whatever part of the food remains in the intestine after digestion and absorption is called stool. So therefore, stool also contains some undigested portion of food and fragments of intestinal mucosa. Apart from this, there is a very large number of bacteria. It has been calculated the 15 million bacteria are excreted from the body each time we pass stool. These come from large intestine only. यहाँ पे क्या होते हैं, ये मल्टीप्लाई होते हैं, रिड्यूस होते हैं. दैट इज द हैबिटेट ऑफ बैक्टीरिया. वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो होते हैं large intestine में. Due to this, there is a lot of nitrogen in the stool, which makes it an excellent fertilizer. नाइट्रोजन का यूज हम कहाँ पे करते हैं? मिट्टी को नाइट्रोजन चाहिए होता है, प्लांट को क्या चाहिए होता है? एनपीके चाहिए होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. तो जो स्टूल होता है, काउ डंग यूज किया जाता है. ह्यूमन फीसेस भी आज के डेट में बहुत सारे जगह में यूज होता है ड्राई करके, एंड उसको यूज किया जाता है. कॉकपिट एक पिट जैसा होता है, वहाँ पे यूज किया जाता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारा मैकेनिज्म चाहिए, तो बहुत कम यूजेस है. तो नाइट्रोजन जो है, किसी भी एनिमल का फीसेस में नाइट्रोजन रहता है, निकलता है, ठीक है. जो प्रोटीन का वेस्ट है, दैट इज नाइट्रोजन. तो वो नाइट्रोजन जो है, जब स्टूल जो मिट्टी में मिक्स होता है, तो मिट्टी के लिए वो न्यूट्रिशन का काम करता है, ठीक है. तो इट इज अ एक्सीलेंट फर्टिलाइजर. So defecation is a relaxed action which is carried out by autonomous nervous system of the dendritic system. When stool gets collected in the rectum at the appointed time, impulses are sent from the walls of the rectum to the cell of posterior horn cell to the spinal cord. From where they are sent to the cell of the anterior horns. From there, new impulse reach the rectum through stimulating dendritic sources, expand the sphincter muscle there and increase the innervation of walls of the rectum. Like जो sphincter, that means रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है. आप देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन का फिगर, तो रिंग जैसा स्ट्रक्चर होगा, तो वो स्फिंस्टर मसल होती है, ठीक है. तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि पेरिस्टालसिस काइंड ऑफ मूवमेंट, तो यहाँ पे भी वैसे ही मूवमेंट होती है. तो यहाँ पे नर्व्स इम्पल्स की हेल्प से स्फिंस्टर मसल मूव करती है. तो हर किसी का एक कॉल होता है, लाइक उसका एक आदत होता है. किसी को उठते के साथ मॉर्निंग कॉल आता है, किसी को चाय पीने के साथ, किसी को सिगरेट पीने के बाद, किसी को पानी पीने के बाद, इस तरह से होता है. तो ये एक किसी को स्टिमुलेशन चाहिए होता है. तो ये सब चीजें स्टिमुलेटर का काम करती हैं कि नर्व इम्पल्स को हेल्प होता है. ओके, ये ले लिया, अब मुझे जाना है स्टूल पास करने. तो ये सब एक हेल्पर इंडिकेटर्स होते हैं बॉडी के लिए. और किसी को कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती है. दे वेक अप एंड गो टू फ्रेश. एंड फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है कि कई बार ऐसा, मोस्टली ऐसा होता है, बिकॉज वहाँ पे टॉयलेट्स की अवेलेबिलिटी यूएस एंड ऑल में
सारी फॉरेन कंट्रीज में तो नहीं। टॉयलेट फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं, सब जगह होती है, तो वहाँ पे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। हम जो इंडियंस हम अवॉइड करते हैं बाहर में स्टूल पास करने के लिए, कि इसलिए मॉर्निंग में जाने की हैबिट बना के रखी है। लेकिन वहाँ पे उन्होंने इसको हैबिट नहीं बनाई बनाई हुई है कि मॉर्निंग में उठने के साथ ही क्लियर करना है, स्टूल पास करना है। तो वो उनको कई बार 2 डेज, 2.5 डेज ऐसा कुछ भी लाइक सिस्टमेटिक नहीं, जैसे हमारे यूरिन का सिस्टमेटिक नहीं है ना, कि हमको इतने बजे इतने देर में ऐसा करके जाना है, वैसे ही वहाँ पे यूएस वगैरह में लोग स्टूल को भी इसी तरह करके रखा है कि जब उनको फील आया देन दे विल गो। ये दिस इज समटाइम्स प्रॉब्लम। तो इससे क्या है, एक रेगुलेशन नहीं है, एक कॉल नहीं आ रहा है तो नर्व से, तो समटाइम्स इट इज अ प्रॉब्लम। Yeah. So, so the increase in pressure inside the abdomen due to contraction of upper muscle also helps a lot in defecation. So नाउ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये हमने पढ़ा जो अभी लाइक फीसेस एंड बाउल मूवमेंट। नाउ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है? सो हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार यहाँ पे दिया हुआ है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स रिलेटेड, आई एम ऑन पेज नंबर 28। डाइजेस्टिव ग्लैंड रिलेटेड टू एलिमेंट्री कैनाल। व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? माउथ से लेकर रेक्टम तक, दैट ऑल रूट जिससे खाना जाता है एंड वेस्ट निकलता है वहां तक, पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। इंक्लूड सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पेनक्रियास। सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड, मतलब 3 पेयर्स मतलब 6 ग्लैंड है सलाइवा के लिए, सलाइवरी ग्लैंड्स। These are preauricular in the cheek, sublingual in lower jaw, sublingual located below the tongue. Saliva from these glands reaches the total cavity. Liver is the largest gland in the human body. Dose weight in an adult is approximately 1 to 2 to 1 to 5 kg। तो एक एडल्ट में, एक जो पूरा बड़ा हो चुका है इंसान, उसका बॉडी साइज कंप्लीट हो चुका है, तो उसका 1 to 2 से 5 kg तक भी लिवर का साइज हो सकता है, लिवर का वेट हो सकता है। सो इट इज अ internal largest organ. It is located just below the diaphragm in the abdomen and has 2 lobes. एक ये ट्रायंगल जैसा दिखता है लिवर, लेकिन इस ये 2 लोब्स में डिवाइडेड होता है, एक थोड़ा बड़ा होता है, एक थोड़ा छोटा होता है। Liver lobules are structural and functional unit of the liver within which liver cells are arranged like a cord. Each membrane is covered with a thin layer of connective tissue called Giessen's capsule. Bile is secreted from the liver cell, which passes through the liver duct and gets concentrated and stored in the thin muscular sac. What is that? गॉल ब्लैडर, तो मस्कुलर सैक है, सैक मतलब एक थैली जैसा है, तो उसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। उसके अंदर वो कंसंट्रेटेड जो बाइल है वो स्टोर होता है। द डक्ट of gallbladder joins the hepatic duct to form a basic bile duct. So here's a picture on page number 29. यहाँ पे गॉल ब्लैडर दिया हुआ है, डक्ट दिया हुआ है, पेनक्रियास दिया है एंड डेओडेनम दिया है। सो किस तरह से गॉल ब्लैडर कनेक्टेड है डेओडेनम में? पेनक्रियास एंड डेओडेनम दोनों कनेक्ट हुआ है डक्ट के थ्रू। डेओडेनम में डायरेक्टली दोनों नहीं गया, एक पाइप में दोनों आके कनेक्ट हुआ है, उसके बाद गया है डेओडेनम में।
Duodenum is a part of intestine, small intestine. So the gallbladder duct and pancreatic duct together open into the duodenum through the hepatic pancreatic duct, with the collected controlled by a sphincter of OD. Sphincter are called. Okay. So the pancreas is a long U-shaped gland, U shape or leaf shape भी हम कह सकते हैं, located between the duodenum that function as both an exocrine and endocrine gland. तो ये दोनों तरह का ग्लैंड है, ये ब्लड में भी सिक्रेट करता है और डायरेक्टली जिस ऑर्गन को चाहिए उस ऑर्गन में भी हार्मोन को सिक्रेट करता है। तो ये दो टाइप का एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर ग्लैंड के अंदर आता है, दोनों में ये फिट होता है पैनक्रियाज। The exocrine portion secrete alkaline pancreatic secretion, which contains enzyme, and the endocrine portion secrete hormones called insulin and glucagon. So, digestion of food. The process of digestion is accomplished through mechanical and chemical process. Mechanical क्या हुआ process? हम कुछ physically यूज किया हमने कोई काम, तो हम दांतों के थ्रू, दांतों के द्वारा हम खाने को चबाते हैं, तो that will comes in mechanical. ओके, मैकेनिकली हमने उसको ब्रेक डाउन किया, डाइजेस्ट किया। और केमिकली कैसे होगा? कुछ भी एंजाइम, कुछ भी सिक्रीशन उसमें जब मिक्स होगा, गैस्ट्रिक जूसेस मिक्स होंगे, तो उनको हम केमिकल मेथड बोलेंगे। केमिकली उसको ब्रेक डाउन किया गया, तोड़ा गया। सो डाइजेशन में दोनों ही चीजें लगेंगी, मैकेनिकल एंड केमिकल मेथड। So the oral cavity has mainly two functions, chewing of food and swallowing. तो माउथ में सिर्फ दो काम हुआ, और दोनों ही क्या हुआ? मैकेनिकल हुआ। With the help of saliva, teeth and tongue work to chew and mix food properly. The salivary muscle helped in like माउथ में भी केमिकली हुआ थोड़ा, क्योंकि उसमें जो सलाइवा मिक्स होता है तो वो ब्रेक डाउन करता है हमारा स्टार्च को, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता। दैट्स व्हाई आई मेंशन ओनली टू फंक्शंस। With the help of saliva, teeth and tongue work to chew and mix food properly. The salivary mucus help in sticking the food particles and covering them into a bolus. जब हम खाना खाते क्या होता है, सब अलग अलग चीजें होती है, रोटी अलग होती है, सब्जी अलग होती है, दाल अलग होती है ना, अलग अलग रहता है। उसको ऐसे हम मिक्स करेंगे तो वो मिक्स नहीं होगा। लेकिन जब हम च्यू करते हैं तो उसमें सलाइवा मिक्स होता है और एक बॉल के जैसा वो बन जाता है, एक साथ बाइंड हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बोलस फॉर्म करना। तो दैट बिकम्स बोलस विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। After this, the bolus passes from the pharynx to the esophagus through the act of chewing. The bolus moves into the esophagus by the peristalsis of muscular contraction, like muscle यहाँ से contraction हुआ, उसकी हेल्प से पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू नीचे खाना जाता है। So, the chemical process of digestion begins in the oral cavity with the activation of the carbohydrate hydrolyzing enzyme tyline or salivary amylase. About 30% of starch is composed into disaccharide maltose by the activity of the enzyme. pH is 6 to 8. So it is in between basic and acidic. स्टार्च से माल्टोस होता है, उस टाइम भी जो बोलस का पीएच होता है दैट इज 6 to 8.
देन दैट बोलस रीच टू स्टमक एंड वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट होगा एंड वहाँ पे वो मिक्स होगा एंड इट बिकम्स 1 to 8. इसका जब pH हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा. ओके, फॉर पेप्सीन. एंड जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें रेनिन काफी सिक्रेशन होता है क्योंकि वहाँ पे मिल्क को डाइजेस्ट करना रहता है. तो रेनिन इज अ enzyme that helps to digest milk protein, casein. Then bile, pancreatic juice, and intestinal juice are released into the small intestine through the hepatic pancreatic duct. जो डक्ट हमने ऊपर डायग्राम में देखा है उसमें डक्ट दिखाया है, उसके थ्रू खाना में ये बाइल एंड पेनक्रिएटिक जूस दोनों मिक्स होगा. Then the bile entering the duodenum contains bile pigments, bile salt, cholesterol and phospholipids, but no enzyme. तो यहाँ पे एंजाइम कुछ सिक्रीट नहीं होता है. Bile helps in emulsifying fat and breaking them into very small वेरी स्मॉल पार्टिकल लाइक फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए उसको पहले इमल्सिफाई करना होता है, किसी चीज के साथ मिक्स करना होता है, बिकॉज वो एक मॉलिक्यूल ऐसा है कि टूटता नहीं. तो फिर पहले उसको बाइल के साथ इमल्सिफाई किया जाता है. इमल्सिफाई मतलब मिक्स करना. जैसे अब अगर आप पानी के साथ ऑयल को मिक्स करेंगे तो इमल्सिफाई नहीं होगा, लेकिन आप अगर एग में मिक्स करेंगे या फिर आप अगर सोप में मिक्स करेंगे, सोप वाटर, तो वो मिक्स हो जाता है. तो हर चीज के साथ ऑयल मिक्स नहीं होता, इमल्सिफाई नहीं होता. उसके मॉलिक्यूल आपस में ही मिले रहते हैं, वो टूटते नहीं, अलग अलग पार्टिकल नहीं होते. तो बाइल लगता है उसको इमल्सिफाई करने के लिए. बाइल कौन सिक्रीट करता है, कौन बनाता है? फर्स्ट लीवर. तो लीवर फंक्शन अच्छा होना चाहिए फैट डाइजेशन करने के लिए. जो ज़्यादा फैट खाते हैं तो उनके लिवर में ओवरलोड होता है एंड फैटी लीवर होने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है. Absorption is the process by which the products of digestion pass through the mucosa and enter the blood and lymph. उसके बाद क्या होता है, इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट होता है. वहाँ पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है जिनकी हेल्प से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में वेलाइज होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेलाई बोलते हैं उनको, उनकी हेल्प से वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है. देन फूड रीचेस टू लार्ज इंटेस्टाइन और वहाँ पे वाटर रीएब्जॉर्प्शन होता है और सम शुगर भी अगर है तो वो भी रीएब्जॉर्ब हो जाता है. Inflammation of the intestinal tract is a common disorder caused by infection with the bacteria and viruses. Intestinal infection is also caused by parasites like tapeworm, roundworm, nematode, hookworm, pinworm, etc. तो ये वर्म कहाँ से आ सकते हैं? तो डर्टी फूड खाने से, मिट्टी लगा हुआ खाना खाने से, या हैंड हाइजीन अच्छा नहीं होगा उससे हो सकता है. तो ये जितने भी वर्म्स हैं वो सैनिटाइजेशन प्रॉपर नहीं होने से, या फिर कुछ ऐसे नॉनवेज है जिनके थ्रू भी आता है. आप उसको कितना भी कुक कर लें फिर भी उसके थ्रू आपके बॉडी में
आ सकता है। तो ये कुछ ऐसे नॉनवेज हैं जो जनरली लोग नहीं खाते, लेकिन फिर भी आई हैव टू शेयर, दैट इज बीफ एंड पोर्क। इनके मसल में ऐसा वर्म होता है जो हम अगर कितना भी कुक करके उसको, अगर कोई इंसान कितना भी कुक करके उसको खाएगा तो भी वो उसकी बॉडी में जाके इन्फेक्शन कर सकता है। So these non-veg things are so harmful for the body. Next is jaundice. Liver is affected in this. Jaundice क्या है? किस organ को affect करता है? Liver को. In jaundice, the skin, now digestive system is completed, and fecal movement is also completed. Now we come on jaundice. It is a patient number 32, and it is a disease which affects एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से जो जुड़े हैं ऑर्गन, उनके बारे में डिजीजेस अभी हम पढ़ेंगे। दिस इज ऑल रिलेटेड टू डाइजेशन ओनली। सो डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फूड। So jaundice is what? It is a disease which affects liver, our largest organ, internal largest organ. The skin and eye appear yellow due to the accumulation of bile pigment. तो जॉन्डिस क्या होता है? इसमें बॉडी में हमेशा नॉर्मली भी बाइल पिगमेंट बनता है, ठीक है। जब भी ब्रेक डाउन होता है चीज़ें, सेल्स ब्रेक डाउन होता है, हम प्रोटीन खाते हैं तो बाइल पिगमेंट बनेगा ही, लेकिन जॉन्डिस के केस में एक्सेसिव बनता है, बहुत ज़्यादा, और वो बॉडी से निकलता नहीं। हमारा स्टूल येलो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ बाइल पिगमेंट की वजह से। तो एंड बाइल पिगमेंट्स काफ़ी एक्सेसिव हो जाता है जॉन्डिस के केस में, और वो येलो जो पिगमेंट है वो हमारे सारे जो वाइटिश पार्ट है, लाइक आईज में दिखता है, नेल्स में दिखता है, तो वहाँ स्किन में भी दिखने लगता है। जो लाइटर स्किन होता है उनमें जल्दी दिखता है, डार्कर स्किन में थोड़ा देर से दिखता है, मगर वाइटर पार्ट में ज्यादा दिखता है। तो आईज में सबसे पहले दिखने लगता है। तो ये क्यों दिखता है येलो? बिकॉज बाइल पिगमेंट एक्सेसिव हो रहा है बॉडी के अंदर, और उसका कलर है येलो, और उसकी वजह से हमारी बॉडी दिखती है येलो। सो जॉन्डिस होने से क्या करना है एंड क्या करने से नहीं होगा? तो जॉन्डिस हमेशा ज़्यादा फैटी फूड खाने से होता है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। और जॉन्डिस में हम फिर क्या करते हैं? प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन करते हैं एंड नॉन वेज पूरी तरह से बंद करते हैं। उसके बाद प्रोटीन्स भी बंद करते हैं, लाइक लेग्यूम्स एंड ऑल। एंड कट फ्रूट्स जो होते हैं जिनसे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो वो घर में हम खा सकते हैं कट फ्रूट्स, लेकिन हॉस्पिटल में हम नहीं देते, बिकॉज वो कैंटीन से आ रहा होता है ट्रेवल करके, लाइक तो इन्फेक्शन होने का चांसेस हो सकता है। तो उस केस में अगर पेशेंट को फ्रूट देना ज़रूरी है कुछ कारण से, तो पेशेंट को होल फ्रूट दिया जाता है। उस केस में होल एप्पल दिया जाता है, तो कट फ्रूट्स नहीं दिए जाते, बिकॉज बहुत सारे फ्रूट्स के साथ वहाँ पे कट होता है, उसके बाद आता है पेंट्री में आता है, तो इस तरह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम हॉस्पिटल्स में कभी भी कट फ्रूट नहीं देते, रॉ सैलिड नहीं देते, क्योंकि वो पहले से कट के आ रहा है, तो वहाँ पे इन्फेक्शियस हो सकता है। तो घर में जब भी है उस टाइम भी इमीडिएट कट करके खाना है। फ्रूट्स ऐसे मना नहीं है, लेकिन देर से कटा हुआ चीज़ें जैसे जिसमें इन्फेक्शन हो सकता है, लाइक कच्चे चीज़ों में फटक से ग्रो कर जाता है कोई भी माइक्रो, तो उनको पहले से काट के नहीं रखना है, इमीडिएट काट के एंड पूरे हाइजीन के साथ खाना होता है। देन वॉमिटिंग। वॉमिटिंग क्या है? कुछ भी हम खाते हैं गलत, या फिर कई बार सही भी खाते हैं, बॉडी को लगता है वो हमारे लिए गलत है और उसको वो निकालने की कोशिश करती है। और जनरली जो निकालती है मोस्ट ऑफ द टाइम सही निकालती है,
बॉडी का डिसीजन सही रहता है। कई बार ओवर ईटिंग हो रही होती है, बॉडी को डाइजेशन करने की कैपेसिटी नहीं होती है और वो निकाल देती है, ठीक है। या फिर कई बार बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा होता है तो वो बाहर की ओर मूव कर जाता है, ठीक है। ये चीज़ें होती है। एंड कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें किसी एक इंसान के लिए अच्छी है वो दूसरे इंसान को की बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं करती, एंड उसके लिए वो उसको लगता है कि इट इज़ हार्मफुल फॉर माय बॉडी और उसको वो निकाल देती है। लाइक इन केस ऑफ एलर्जी, कुछ चीज़ें एलर्जी की वजह से बॉडी हिस्टामिन रिलीज करती है और उसे लगता है ये मेरे बॉडी के लिए गलत है, और हिस्टामिन रिलीज होता है और वॉमिटिंग स्टमक एक होना स्टार्ट हो जाता है। तो 2-3 तरीके से वॉमिटिंग हो सकती है। एक बार ऐसा भी होता है, खाना खा के इमीडिएट सो गए एंड वो खाना उतना हेल्दी नहीं है, तो स्टमक में मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, आगे की ओर बढ़ नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा, बॉडी उसको निकालना चाहेगी बाहर। So here is written, this is process of expelling the substance stored in the stomach through the mouth. This reflex action is controlled by the vomiting center located in the medulla. Medulla is a part of brain. There is a feeling of discomfort before vomiting. So next is diarrhea. Abnormal frequency of bowel movement and excessive thinning of stool is called diarrhea. लाइक फ्रिक्वेंसी बार बार होगा, अगर ऐसे नॉर्मल स्टूल हो रहा है दिन में एक बार, 2 बार, 3 बार भी हो तो उसको हम डायरिया कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन कईयों की आदत होती है बार बार जाने का, ऐसा हम कैसे डायग्नोज करेंगे कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है और बहुत ही स्पीड के साथ हो रहा है, तो दैट विल कम इन डायरिया। और उसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो थिन होगी, नॉर्मल नहीं होगी। सो इन दिस प्रोसेस द फूड एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस। तो क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है इसीलिए भी वो थिन है, और क्योंकि वो थिन है इसीलिए भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे पेशेंट को न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है अगर लॉन्ग टाइम तक डायरिया रहता है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या है, स्टूल बाहर नहीं निकलना, ठीक है, वेस्ट बाहर नहीं निकलना टाइम टू टाइम। सो इन कॉन्स्टिपेशन स्टूल गेट्स स्टक इन रेक्टम एंड बॉवल मूवमेंट बिकम इरेगुलर। तो हम कितना दिन से स्टूल पास नहीं होने को कॉन्स्टिपेटेड मानेंगे, मोर देन 2 days, ओके, मोर देन 2.5 days के बाद भी अगर स्टूल नहीं हो रहा है तो इट नीड्स सम लाइक ट्रीटमेंट, ओके। So next is indigestion. In this condition, food is not digested completely and the stomach feels full. Indigestion is caused by decreased secretion of enzyme, anxiety, food poisoning, overeating and spicy food. तो अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड है तो भी लाइक उसमें जो उसका जो पीएच होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पाता, एंड स्पाइसेस की वजह से HCl समटाइम बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होने लगता है, क्योंकि उसमें जो रेड चिलीज होती है तो वो आपकी लेयरिंग कर देती है स्टमक में। तो ये सब चीज़ें इंडाइजेशन का रीज़न हो सकती है। एंड एंजाइटी में इंडाइजेशन बहुत कॉमन है। स्ट्रेस एंजाइटी में खाना पचता नहीं और भूख नहीं लगती है। क्या होगा, सिक्रीशन ही नहीं होता। एंजाइटी होगी तो प्रॉपर एंजाइम सिक्रीशन नहीं होगा, सिक्रीशन नहीं होगा तो फिर इंडाइजेशन होगा। So next is summary all this digestive system. So human digestive system consists of an alimentary canal
एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल हो गया माउथ से लेकर रेक्टम तक, एक्सेसरी हो गए जो उनके साथ में जुड़े हुए हैं, लाइक लिवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया। The alimentary canal is made up of mouth, oral cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, and anus. Auxiliary digestive gland includes salivary gland, liver, and pancreas. Inside the mouth, teeth chew food. The tongue detects taste and mixes the food with saliva to make it easier to chew thoroughly. Saliva contains salivary amylase, a digestive enzyme that digests starch and converts it into maltose. माल्टोज इज डाइसैकेराइड्स, मतलब पहले पॉलीसैकेराइड्स था, बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना हुआ था कार्बोहाइड्रेट, अब सिर्फ 2 मॉलिक्यूल में उसको पहले ब्रेक डाउन करते हैं, फिर उसको सिंगल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करते हैं. So after this, the food passes through the pharynx and enters the esophagus in the form of a bolus. तो बोलस कहाँ पे बन गया? हमारा माउथ में ही बोलस बन गया था. With the further taken to the stomach by peristalsis. मैंने पहले भी बहुत बार बताया पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है. ऐसे ऊपर की ओर प्रेस होना, नीचे की ओर खाना जाएगा, फिर नीचे प्रेस होना, फिर नीचे खाना जाएगा. इस तरह से प्रेस होने को हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं. So protein digestion mainly takes place in the stomach. Simple sugar, alcohol, and medicine are also absorbed in the stomach. So अल्कोहल को ज़्यादा डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट ओनली, तो ये स्टमक में ही डाइजेस्ट हो जाता है. The chyme enters the duodenal portion of small intestine. अभी जो खाना जला गया स्टमक में, उसके बाद जो फूड होगा उसको हम काइम बोलेंगे. ओके, क्योंकि अब उसमें और भी चीजें मिक्स हो चुकी हैं. तो अभी तक वो सिर्फ बोलस था पेट में जाने तक, लेकिन पेट में जाने के बाद वो काइम बन चुका है. ओके, तो इसमें HCl सारा कुछ मिक्स हो चुका है. तो मुंह में जब सलाइवा मिक्स होता है तब हम उसको काइम नहीं बोलते. पेट में जाके जब बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस मिक्स हो चुके होते हैं, उसके बाद हम फूड को काइम बोलते हैं. तो द काइम एंटर्स द डिओडिनल पोर्शन. स्टमक के बाद कहाँ गया? डिओडिनम में. तो अब क्या है? वो काइम है. Portion of small intestine where digestion of carbohydrate, protein, and fats is completed by the enzyme of pancreatic juice, bile, and finally intestinal juice. After this is food passes into the interior small intestine like jejunum. Next is jejunum and small intestine ileum. उसके बाद गया ileum में, part of the small intestine. After digestion, carbohydrate get converted into monosaccharide. तो यहाँ पे इलियम में जाके वो मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हुआ, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ. उसको सिंपलर होने के लिए पॉली से मोनोसेकेराइड होना पड़ता है. लाइक बहुत सारे मॉलिक्यूल का एक कार्बोहाइड्रेट था, टूट टूट के वो अलग अलग होके सिंगल मॉलिक्यूल हो गया ताकि उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके. लाइक ग्लूकोज. ग्लूकोज क्या है? सिंगल मॉलिक्यूल का है. So ultimately, protein are broken down into amino acid and fats are converted into fatty acid and glycerol. तो प्रोटीन भी अब जाके इलियम तक जाके वो अमीनो एसिड में बन चुका है, एंड फैट क्या बन चुका है? ग्लिसरॉल. फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि मोनो मॉलिक्यूल होते हैं, लाइक सिंगल मॉलिक्यूल होता है. The digested intestinal products are absorbed into the body. अब क्योंकि वो मोनो मॉलिक्यूल हो चुके हैं, सिंगल मॉलिक्यूल हो चुके हैं, तो अब उसको एब्जॉर्प्शन के लिए वो रेडी हो चुके हैं. तो बॉडी थ्रू एपिथेलियल लेयर ऑफ द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा. म्यूकोजा जो है लाइक इंटेस्टाइन है,
मान लीजिए ये एक नली है, ये इंटेस्टाइन है, इसके अंदर में जो लेयर है दैट इज म्यूकोजा, अंदर की लाइनिंग। तो यहाँ पे जो सबसे इंटरनल लेयर है उसको हम बोलते हैं इपिथेलियल लेयर। लाइक स्किन के भी सबसे ऊपर की जो लेयर है दैट इज इपिथेलियल लेयर, वैसे ही ये जो इंटेस्टाइन है इसके जो सबसे, दिस इज आउटर लेयर, सबसे बाहर की लेयर है, वैसे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका जो सबसे आउटर है, इधर का आउटर पार्ट जो होगा, तो दिस इज इपिथेलियल लेयर, सबसे बाहर की स्किन। तो इसमें एब्जॉर्प्शन होता है। एंड जो अनडाइजेस्टेड फूड हो गए, जो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, जो कि बिग पार्टिकल्स हैं लाइक सेल्यूलोज, तो वो क्या होगा, सिकम में चला जाएगा, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। एंड यहाँ पे वॉल्स होते हैं ताकि वो रिवर्स स्मॉल इंटेस्टाइन में ना आए। ओके, लाइक यहाँ पे जैसे वॉल्व होता है ना, वैसे हमारे यूरेटर में वॉल्व नहीं होते। अगर कोई बच्चा है वो यूरिन कंट्रोल करता है तो यूरिन बैकफ्लो होके किडनी में जाता है। ओके, लेकिन स्टूल अगर कंट्रोल करेगा कोई तो बैकफ्लो नहीं होता जनरली, वो लास्ट टू लास्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन तक नहीं जाएगा। ओके, रिवर्स नहीं जाएगा क्योंकि वॉल्स होता है, वो ड्राई हो जाएगा, उसका मॉइस्चर कम होगा, क्वांटिटी लाइक वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब होकर इस तरह से होता है। लेकिन या फिर वॉमिटिंग हो सकता है, लूज मोशन स्टार्ट हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन वो वापस रिवर्स बॉडी में नहीं जाएगा। सो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द वाटर इज एब्सॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन, द indigested food becomes semi solid and reaches the rectum and anal canal, and is finally expelled through the anus, anus के थ्रू निकल जाता है वेस्ट। स्टूल को भी कभी भी रोकना नहीं है, यूरिन को कभी रोकना नहीं है, इट हार्म्स द इंटरनल लेयर। अगर स्टूल को रोकेंगे वो वापस तो नहीं जाएगा स्टमक में एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन वो वहाँ के सेल को डैमेज करता है, लार्ज इंटेस्टाइन को डैमेज कर सकता है क्योंकि वो बहुत पॉइजनस है बॉडी के लिए। तो इट हार्म्स, तो कभी भी स्टूल एंड यूरिन को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। सो जो वॉल्व है उसका भी नाम है, दैट इज इलियोसिकल वॉल्व, जो स्टूल को बैक जाने से रोकता है। ऐसे ही वॉल्व्स जो हैं, वॉल्व्स का क्या काम होता है, वो इस तरह से होते हैं कि सिर्फ वन वे जाएगा चीज़ें, या तो आएगा या तो जाएगा, दूसरा बैक साइड से चीज़ें उसमें नहीं जा सकती। जैसे ब्लड की वेन्स जो होती है उसमें भी वॉल्व्स होती है, जब पैरों से ब्लड जाता है हार्ट की तरफ, तो इट इज आउट ऑफ दिस डाइजेस्टिव सिस्टम, बट इट इज रिलेटेड टू वॉल्व। एंड इट इज टाइम टू एंड द क्लास, सो मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगी। नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो वो हम अलग से करेंगे। सो जो वॉल्व होते हैं, वेन्स में होते हैं, दो होते हैं ना हमारे ब्लड के लिए, आर्टरीज एंड वेन मेनली। तो वेन्स में वॉल्व्स होते हैं, ठीक है। तो पैरों से हार्ट तक खून जाएगा जब, तो रिवर्स वो नहीं जाता, ग्रेविटेशन फोर्स के वजह से वो वापस खून गिरने नहीं लगता, पैरों की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि वॉल्स है, बीच बीच में वॉल्स हैं, तो वो खाने को, सॉरी, ब्लड को सिर्फ अपवर्ड ही जाने देगी, टूवर्ड्स हार्ट ही जाने देगी, वेन से, ठीक है। वेन से किसी भी बॉडी पार्ट से जब खून आता है वो हार्ट के तरफ ही जाएगा, दूसरे तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो उसका काम अब बॉडी में नहीं है, उसको वापस हार्ट में जाना पड़ेगा।
लंग्स में जाने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए। तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है। वही आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होता। आर्टरीज क्योंकि जनरली हार्ट से डाउनवर्ड से जाना है, अपर साइड में जाना है, लेकिन फिर भी वॉल्व्स की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज़ उसमें प्रेशर इतना होता है, क्योंकि हार्ट पंप हो चुका होता है, पंप होके बॉडी में जाता है ना, तो उसमें प्रेशर रहता है। लेकिन पंप हुआ ब्लड बॉडी में जाता है, फिर वापस आता है, तो उस टाइम तक प्रेशर काफ़ी कम हो चुका होता है उस ब्लड का, तो इसीलिए वहाँ पे वॉल्व्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत ही टेक्निकली दिमाग लगा के जो नेचर ने हमारी बॉडी को बनाया है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एंड फिर भी अगर हम इसको संभाल नहीं पाते, इट इज़ वेरी बैड थिंग। हमें इसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, एंड अच्छा खाना खा के इसको हेल्दी रखना चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, ताकि ये फंक्शन प्रॉपरली कर सके। सो कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, या रेज हैंड कर सकते हैं। ओके, सो नो डाउट्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में रिलेटेड मैं कुछ और चीज़ें बताती हूँ। तो इसमें मेनली जो फंक्शन है आपका, फाइबर का बहुत फंक्शन है, जो आपको कॉन्स्टिपेशन होने से रोकता है एंड स्टूल का फॉर्मेशन करता है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी को बहुत दिनों से कॉन्स्टिपेशन है, लाइक 2 डेज से ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन है, तो वहाँ पे हम सॉल्युबल फाइबर देंगे, जो कि स्टूल को निकालने में हेल्प करेगा, लाइक बनाना, दैट इज सॉल्युबल फाइबर। तो वहाँ पे अगर हम इनसॉल्युबल फाइबर देंगे, जो इनसॉल्युबल देंगे, तो क्या होगा, बल्कि और बल्कि हो जाएगा, ऑलरेडी वहाँ पे बल्क है, तो और वॉल्यूम बढ़ जाएगा एंड इट मे बी पेनफुल एंड हार्मफुल। तो वहाँ पे लिक्विड क्वांटिटी एंड बनाना, दो चीज़ें बढ़ानी चाहिए। एंड लिवर को हेल्दी रखने के लिए हम समटाइम्स डिटॉक्स कर सकते हैं बॉडी को, वंस इन अ मंथ आप फ्रूट एंड वाटर पे रह सकते हैं, या फिर नो ऑयल डे कर सकते हैं, एक दिन आप बिना ऑयल के, बिना शुगर के, बिना प्रोसेस्ड चीज़ों के खाना खा सकते हैं, बिना सॉल्ट के खाना खा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बॉडी डिटॉक्स होगी। एंड एक दिन कम खाना भी खा सकते हैं, जैसे आप रोज़ बहुत इंजॉय कर रहे हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत यंग है आप, आपको लगता है मुझे कुछ नहीं हो रहा, फिर भी आपको मंथ में एक दिन थोड़ा कम खाना चाहिए, जिससे कि बॉडी में सारी चीज़ें जो वेस्ट हैं कहीं पे एक्यूमुलेटेड, वो क्लियर हो सके। एंड लिवर को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। लिवर के फंक्शन बहुत सारे हैं, आपके स्किन को अच्छा रखता है, बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रीट करता है। तो वहाँ पे आपको लो फैट, जब भी लिवर का कुछ भी इश्यू आ रहा है, गैस फॉर्मेशन हो रहा है, इनडाइजेशन हो रहा है, आपको ऑयल चेक करना है कि ऑयल आप कितना खा रहे हैं। आप या फिर 5 डेज आप विदाउट ऑयल फूड कर दीजिए, तो फिर आपका लिवर रीजनरेट होगा। लिवर ऐसा है कि वो अपने आप को ठीक कर सकता है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं कि एक बार खराब होते तो वो ठीक नहीं होंगे, वो वहीं पे स्टॉप हो सकते हैं, लेकिन लिवर ऐसा है जो सेल्स को रीजनरेट कर सकता है। तो आप एक वीक विदाउट ऑयल, विदाउट शुगर खाना खाइए, तो फिर वो आपका लिवर जो है काफ़ी रिकवर हो जाता है, काफ़ी अच्छी स्टेज में आ जाता है। तो वैसे कर सकते हैं। जैसे नवरात्रास होते हैं, उसमें लोग फ्रूट्स पे रहते हैं, या फिर ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाते,
तो वो चीज़ें कर सकते हैं। स्पाइसी इन दैट मीन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मसाला कम खाएं, आप ऑयल मेनली आपको कम करना है, घी बटर फ्राइड चीज़ें। एंड बहुत लोग फास्ट में क्या करते हैं, पूरीज खाते हैं, ये सब चीज़ें नहीं खानी है। फास्ट का मतलब आप हेल्दी खाना खाइए, फ्रूट्स खाइए, अगर खाना कुछ खा भी रहे तो लो फैट वाला खाना खाइए, तो आपका वो फास्ट अच्छा फास्ट होगा। रिच खाना मत खाइए, दैट विल बी हेल्दियर फास्ट। आप मिल्क ले सकते हैं, मिल्क फैट इज़ नॉट बैड, तो मिल्क में जितना फैट है उसके फॉर्म में ले सकते हैं, कर्ड के फॉर्म में ले सकते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल अगर आप अलाउड है तो वो ले सकते हैं। तो ऐसा खाना खाइए जिससे कि लोड नहीं बढ़े बॉडी पे। आप वेजिटेबल एंड फ्रूट्स पे रह सकते हैं, लाइक खीरा वगैरह खा सकते हैं, टमाटोज खा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बॉडी डिटॉक्स होगी एंड लिवर हेल्दियर होगा। या फिर वन डे आप ऐसा कर सकते हैं, नो शुगर डे, वीक में नो शुगर डे, नो सॉल्ट डे, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो वो भी बॉडी को काफ़ी हेल्दियर बनाता है। इन माय केस अगर आप पूछे शुगर इनटेक, तो मेरा शुगर इनटेक 2 डेज इन अ मंथ होता है। मैं रेगुलर बेसिस में कुछ भी शुगर इनटेक नहीं होता है। मुझे चाय कॉफ़ी पीने की आदत नहीं। समटाइम्स कभी किसी ने ऑफर किया तो उस टाइम्स कभी कभी केसेस में लेना पड़ता है, आप मना नहीं कर सकते, थोड़ा सा अनसोशल हो जाता है तो उस केस में ही। अदरवाइज रेगुलर बेसिस पे शुगर नहीं है मेरा। मेरा फ्रुक्टोज के फॉर्म में रहता है, लाइक फ्रूट शुगर काफ़ी ज़्यादा, लाइक मैंगोज मुझे बहुत पसंद है, आई ईट सो मच मैंगोज इन सीजन, आई ईट सो मच फ्रूट्स। तो मीठे की क्रेविंग होती है तो आई ईट नट्स एंड फ्रूट्स अलॉट, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा खाने का वैसा कुछ नहीं है। समटाइम्स लाइक once in 2 months I take sometimes जलेबी, वो भी अच्छी जगह का, तो ऐसा समटाइम्स चलता है, वो भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी। तो शुगर इनटेक कोशिश करनी चाहिए नहीं के बराबर हो तो अच्छा है। सो इट इज़ 8:01, so I'm going to end the class. Jai Shri Krishna. जय श्री कृष्णा, Good गुड night नाइट मैम। everyone.